हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं बाबू, तो आज की इस वीडियो में एक वायरल मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं सामान्य हिंदी के लिए, यानी कक्षा 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का ये वायरल पेपर। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देंगे बाबू, अगर इस पेपर को, इस वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन समझिए ना कि आपका 100 में से, गारंटी दे रहा हूं, 100 में से आप 85 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में 2025 वाला पेपर आएगा बाबू। सेम जितने भी प्यारे बच्चे वीक हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आज की इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए कैसा पेपर आएगा, एक एक चीज के बारे में बताइए कैसा रहेगा क्वेश्चन इस बार का। इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और आपका जो पेपर आएगा 2025 वाला, सेम फॉर्मेट इसी तरीके से आएगा बाबू। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, यानी कि आपका रोल नंबर क्यों लिखा रहता है बाबू, क्योंकि आपका कहीं पेपर जो है गिर गया, वहीं पे जहां पे आप पेपर दे रहे हैं क्लासरूम में गिर गया, गुम हो गया, आप पेपर देने में मतलब टाइम बेकार होगा ना, इसलिए यहाँ पे रोल नंबर डाला रहेगा। यहाँ पे नाम तो आपका फटाक से कोई भी बच्चा दे देगा किसका नाम के ये पेपर भूल गया है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पहचान भी होता है। यहाँ पे पेपर कितने पृष्ठ में रहेगा, 14 में। यहाँ पे देखिए 323 डीएन कोड का ये पेपर का कोड, एक जिला में ना 7 कोड का ये पेपर का कोड आता है, एक ही जिला में। मान लीजिए मैं बलिया से हूं, तो बलिया जिले में 7 टाइप का ये कोड बदल बदल के इधर से उधर दे देता है, लेकिन आपका जो पेपर आएगा सेम इसी तरीके से फॉर्मेट में रहेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, सामान्य हिंदी के लिए समय जो रहेगा इस पेपर को पूरे हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा जानकारी ले लेना है। और पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर लिखित है भाई। 100 में से आप मात्र न 33 नंबर ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पास नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, आपको फुल स्कोर करना है। 95 से अबव जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, समाज एक एक चीज समझाएंगे। सबसे पहले निर्देश पढ़िए। बहुत सारे बच्चे निर्देश नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल यही गलती आप करते हैं। निर्देश में जानकारी दिया होता है भाई कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कितना समय लग सकता है, सारी चीजें इंडिकेट रहता है। पहले 15 मिनट तो बच्चों को ये प्रश्न पत्र पढ़ लेना जरूरी है, ये दिया जाता है। इसके बाद दूसरा, इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी आपको पता चल गया कि कोई भी क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे भाई तो नंबर बिल्कुल कट जाएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको विशेष रूप से देना है। चलिए एक एक क्वेश्चन में विशेष ध्यान। पहला का क है, इसमें लिखा है ना कि साहित्य लोचन गद्य की विधा है, इसी तरीके से रहेगा। पहले गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चंस आएंगे, आराम से, कोई भी मतलब तैयारी नहीं है तो घबराना नहीं, एक एक चीज यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। समझिए, साहित्य लोचन गद्य की विधा कौन सी है? नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना उपन्यास, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि साहित्य लोचन गद्य की विधा जो है उपन्यास के रूप में है। आराम से ऐसे आपको भी पेपर में करना है। ख नंबर, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन सा है? इस चारों विकल्प में से जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र, इस चारों में से कौन सा सही है आपको कमेंट में बताना है। जितने भी बच्चे को तैयार है कि जैनेन्द्र कुमार होगा, बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतर है। और ऐसे ही आप सभी को मैं एक एक चीज प्रिपरेशन कराते रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ग नंबर की निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा जो रस निबंध के राइटर कौन है? तो इसका हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है बाबू? हरिशंकर परसाई जी। आप सभी लोग अच्छे से तैयार करना मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? भारतेंदु में, द्विवेदी में, शुक्ल में, शुक्लोत्तर में। चारों में से कौन सा सही है आपको भी कमेंट करना है। सरस्वती पत्रिका की बात आएगी, याद रखिएगा द्विवेदी युग में हुआ था। किस युग में? द्विवेदी युग में। ऐसे ही तैयार करना। इसके बाद जो यहाँ पे अंग नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि ये प्रश्न सही है या मतलब कि सही प्रश्न तो सही है, लेकिन ऑप्शंस बताना है कि सही या गलती होगा, कौन सा होगा। हरिशंकर परसाई द्विवेदी युग, यहाँ पे मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग, इसमें से कौन सा सही होगा? ये चारों विकल्प गलती है। जिस बच्चे को अगर तैयारी होगा वही पहचान पाएगा, क्योंकि भाषा और आधुनिकता के निबंध के रचनाकार पूछा है तो प्रोफेसर जी होंगे। कौन होंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन होंगे बाबू? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी।
आप लोग को तैयारी करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, गलती आ सकता है, इसलिए आपको बोला जाता है अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान समझते चलिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ से पद साहित्य से दूसरा स्टार्ट होगा बाबू। क नंबर, तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? सभी को मुखड़िए याद होगा, सन 1943 में। किस में हुआ था? 1943 में हुआ था सर, सबको तैयारी है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों की, प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता कौन है? यहाँ पे दिया है रामधारी सिंह दिनकर, राजेश शंकर प्रसाद। यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को तोड़ के फोड़ के रख देना है पेपर में। जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, यानी कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता, समझिए बाबू। इसी तरीके से अब ग पे आ चुके हैं पद साहित्य से। झरना के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। सभी को मालूम है कि सर जयशंकर प्रसाद जी झरना के रचयिता हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, सबको तैयार है। और यहाँ पे जो घ नंबर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में छाप देना। जो भी बच्चे तुलसीदास, सूरदास, बिहारी दास, कबीरदास, जो भी बच्चे बोलेंगे सर कबीरदास होगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। ऐसे ही वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझिए कि हिंदी का टेंशन ही खत्म। अंग नंबर देखिए, क्षयवाद के प्रवर्तक किसे कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी को, समितानंदन पंत, महादेवी वर्मा। चारों में से कौन सा सत्य होगा प्यारे बच्चों? कमेंट में छाप देना। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर चारों में से कौन सा होगा, किसी को अगर तैयारी है तो बता दो फटाफट से, किसको किसको तैयार है, यहाँ पे कौन सा होगा? बिल्कुल जो बच्चे बोलेंगे सर इसमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मैं जानबूझ के यहाँ पे इस वायरल क्वेश्चन में लाया था कि बच्चों की तैयारी पक्की है या नहीं है, क्योंकि इसका राम कुमार वर्मा होगा। क्या होगा? राम कुमार वर्मा। आप लोग को भाई पकड़ना होगा, जिस बच्चे की तैयारी प्रॉपर होगी ना वही पकड़ पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर में भी गलती आ सकता है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है भाई, इसलिए तैयारी पक्की रखिए, ठीक। इसके बाद तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 10 नंबर का गद्यांश आएगा, 2 रहेगा, उसमें से किसी एक को करना होगा। राष्ट्र का तीसरा अंग, जैसे आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे गद्यांश को पहचान लेंगे, सोल्यूशन फटाफट चुटकियों में कर लेंगे, 10 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। जिसे राष्ट्र का तीसरा अंग, यहाँ पे चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश मिलेगा, जिससे पहचान जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर से है। तो राष्ट्र के स्वरूप जो आपका चैप्टर है ना, उसी से तो ये दिया है, पहचान रहेंगे नहीं। राष्ट्र का तीसरा अंग, जन की संस्कृति, मनुष्य ने युगों युगों से में जिस सभ्यता के निर्माण किया है वही उसके जीवन की सास और प्रवास है। बिना संस्कृति जन की कल्पना कमबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का जननी है, वही ना। या मस्तिष्क है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्व और मतलब पूर्ण स्थान है। पूरा अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है, ठीक है। जैसे ही पढ़ेंगे इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे किस टाइप से समझिए। गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम पूछा है, तो लेखक इसके कौन है? राष्ट्र के स्वरूप के, आराम से लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। शीर्षक यानी पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा, 2 नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग यहीं पे है, देखिए इधर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या है? जन की संस्कृति। बस एक एक लाइन का उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, आराम समझ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसके बाद तीसरा, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव होगा, इसी गद्यांश में है सारा का सारा चीज। इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे ना, एक एक चीज इसमें दिया है, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान और कर्म में कि संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है, इसी में है। ज्ञान और प्रकाश जो भी है ना, इसमें सारे चीज का मेंशन किया हुआ है, पूरा इसी को पढ़ के इसी में से आंसर इसका रिप्रेजेंट करना है कॉपी में। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है 5वां क्वेश्चन में, जो यहाँ पे अंडरलाइन किया दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आप सभी को। यदि भूमि और जन अपनी अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इस चीज की व्याख्या करना कि भाव क्या होगा, इसका मतलब क्या कह रहा है कवि, इस चीज की व्याख्या करना है। अगर ये गद्यांश आपको सपोज कीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया रहेगा भाई, उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी गद्यांश दिया है, जैसे
यहाँ पे ट्रिक बताइए कि कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से। मैंने ट्रिक बता दिया है। यदि वह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमागी कसरत की ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उदागम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो समझें उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठारघात होगा। अब देखिए ट्रिक से बता रहे हैं बाबू। देखिए जैसे कि भाषा लिखा है ना, यहाँ पे भी मिला और भाषा और कहीं भी हमने देखा था, यहाँ पे देखा था। भाषा और आधुनिकता से मिला। किससे? भाषा और कौन सा बाबू? आधुनिकता। आधुनिकता इसी चैप्टर से तो ये आया है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। और ये इस मतलब कि चैप्टर को किसने लिखा है? भाषा और आधुनिकता को तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन लिखे हैं बाबू? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रेड्डी। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप 2 नंबर के काम कर लिए ट्रिक से, क्योंकि भाषा और भाषा का सीधा संबंध किससे है तो इसमें बताया है भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। बस इतना लिख देंगे, पहला का आंसर हो जाएगा। नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होता है? यहाँ पे लिखा है नए शब्दों अपने उदागम स्थान में ही अड़े रहते हैं और कहीं इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर इसी में से देना है। आप लोग आराम से कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे। 10 नंबर की कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ट्रिक से समझ के तैयारी करना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे दिख रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश से भी 10 नंबर का आएगा। जैसे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। इस तरीके से पढ़ो, इसको समझो क्या टाइप से बोला है, किस टाइप से प्रश्न किया है। जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको भूल जाओ। इस तरीके से पेपर में आएगा। आराम से इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों क्वेश्चंस का आंसर कर लीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे बताना है कि पद्यांश के जो कवि हैं और कविता किस मतलब इसका नाम बता देना है। बस 2 नंबर यहाँ से 2-2 नंबर करके 5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे पद्यांश को करना है। अगर वो नहीं याद है तो यहाँ पे अथवा में भी पद्यांश दिया रहेगा। जैसे मैं निर्भरी दुख की बदली लिखा है ना, निर्भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, कंद्रंद में आहत लिखा है ना, विश्वहंसा, नयनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झरड़ी मछली। इस तरीके से पेपर में आएगा आपका पद्यांश। और इसमें भी आपको पहला क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। पद्यांश का संदर्भ पूछा है, इसमें संदर्भ पूछे या वहाँ पे पाठ का नाम पूछे, पाठ के लेखक का नाम पूछे या कवि का, आराम से उस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी पेपर को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, समझिए कि 95 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही भाई सेम फॉर्मेट यही क्वेश्चन आएगा, इससे हट के कहाँ से आ सकता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है कि निम्नांकित यानी निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। इसमें भी 80 शब्द में वो भी साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय कहते हैं इसी को। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। 3 टॉपिक्स दिया रहेगा। इसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिख लीजिए, या नहीं याद है वासुदेव शरण अग्रवाल ऑप्शन में है, या एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपको किसी तीनों में से एक का साहित्यिक परिचय आराम से लिखना है। साहित्यिक परिचय लिख लेंगे जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक परिचय, तो आपको वहां पे 5 नंबर मिल जाएगा। तो मैं बता दूं इन तीनों में से काफी इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ लेना, ये लेखक हैं। इसकी इसी तरीके से 5 के ख में आपके कवि का भी जीवन परिचय आता है। यहाँ पे लिखा है ना, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये भी 80 शब्दों में आता है बाबू। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दिया है, रामधारी सिंह दिनकर दिया है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो इस तीनों में से जिस पे भी आपको याद है ना, आराम से याद करके रखिए। मैं तो बोलूंगा रामधारी सिंह दिनकर याद कर लीजिए और एक जयशंकर प्रसाद, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। 5 नंबर कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बाबू, आराम से ये पेपर को थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे था,
देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है ना कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। इस पे लिख सकते हैं, पंचलाइट पे लिख सकते हैं, या ध्रुव यात्रा पे लिख सकते हैं, या अथवा में भी दिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पे प्रकाश डाल सकते हैं या कहानी का सारांश लिख सकते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा पंचलाइट और बहादुर दोनों को बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, पेपर में 100% पूछेगा। इसके बाद 7 नंबर जो है ना, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर का ये भी आता है और ये जिला वाइज आता है। मान लीजिए कि 5 से 7 जिलों का एक ग्रुप बना लेगा और उस जिले में 2 प्रश्न इसमें से डाल देगा। तो आप किस जिले से हैं कमेंट में बताइए, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है पेपर के हिसाब से उसमें रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन हर एक बच्चा का अलग अलग आता है जिला वाइज। तो आप किस जिले से कमेंट कर दीजिए। 7 नंबर का मैं बात ही नहीं करूंगा इसमें। 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे, वो भी खंड ख से, ठीक है ना। यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे खंड क लिखा है ना प्यारे बच्चों, क्या लिखा है इसमें कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ मिलेगा, 5 नंबर अनुवाद करेंगे, टोटल 7 नंबर। यहाँ पे संस्कृत में आपको गद्यांश दिया रहेगा, यज्ञलोक उवाच न वा अरे मैत्रेयी पतियो कमाए पतिया प्रियो भवती। मतलब इस पूरे गद्यांश को, संस्कृत के गद्यांश को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, और पढ़ने के बाद इसका क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ लिखेंगे और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। अनुवाद कर देंगे तो 2 नंबर संदर्भ पे और 5 नंबर जो है अनुवाद पे। इसी तरीके से 7 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब या इसको नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे अथवा में भी ऑप्शंस रहेगा, इसको कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही को करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश हो गया संस्कृत का। अब इसी तरीके से आपको श्लोक पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। 8 के ख में पूछेगा कि दिए गए पद्यांश या श्लोक का लीजिए, पद्यांश में से किसी एक संदर्भ, मतलब एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी सेम, मतलब यहाँ पे 2 नंबर का अनुवाद पे और सॉरी संदर्भ पे 5 नंबर अनुवाद पे, 7 नंबर का ये भी आता है। इसमें क्या दिया है कि सहसा विदधित न क्रियाम विवेक, यहाँ परमा पदम पदम। इसके बाद व्रीड़ुते ही विमृश कारिणम गुणलवधता, यहाँ पे वधा स्वमेव, यहाँ पे लिखा है संपदः। आप इस 2 लाइन का पहले संदर्भ लिख लीजिए कि किस चैप्टर से है। इसके बाद इस चैप्टर के संदर्भ के बाद से आपको इसका अनुवाद कर देना है हिंदी में कि इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में समझा देना है। तो इस तरीके से 7 नंबर मिल जाएगा। बहुत सिंपल होता है ये संदर्भ और इसका मतलब अनुवाद बहुत सिंपल, बस 2-2 लाइन लिख दीजिए, काम खत्म। या उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको नीचे दिया है, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका संदर्भ लिख लीजिए और इसका अनुवाद कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है, ध्यान रखना। इसी तरीके से क्वेश्चन समाप्त होगा। 9 नंबर पे आ जाएंगे। लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए, और ये भी 2 नंबर का आता है। एक नंबर मिलेगा, इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। कैसे, 4 ठे दिया है ना, यहाँ पे चारों दिख रहा है। अंधे की लकड़ी होना यानी लाठी होना, एकमात्र सहारा लिख देंगे कि एक मात्र सहारा, ये इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ पे 1 नंबर मिल गया। और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि उमेश का एक ही लड़का है जो उसका मात्र वही सहारा है, मतलब इसमें वाक्य के रूप में प्रयोग करके बता देना है। तो 1 नंबर प्रयोग पे, 1 नंबर अर्थ पे, 2 नंबर इस तरीके से मिल जाएगा। ध्यान रखना किसी एक ही का कहा है, एक का, इस चारों में से जो आपको आए एक ही का कीजिए और 3 को छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी यहाँ पे 5 नंबर का आता है। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर के 2 रहेंगे, 2 2 4 1 5 नंबर का ये अपठित गद्यांश। एक अपठित गद्यांश देगा जो कहानी के तौर पे रहेगा। इस तरीके से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म में पिछले मीथेन, मतलब इसी तरीके से रहेगा आपका गद्यांश, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। पूरा अच्छे से एक बार पढ़ेंगे इस गद्यांश को, मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, पूरा पढ़ लेंगे। और इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, और इसी गद्यांश में से आपको आंसर भी देना है। पहला प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का, और ये दोनों प्रश्न नीचे वाले 2-2 नंबर के रहेंगे। इसी तरीके से आपका 5 नंबर यहाँ से अपठित गद्यांश से मिल जाएगा।
पढ़ के इसी में से आंसर देना है, सेम टू सेम आंसर इसी में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 11 नंबर का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है बाबू। जैसे यहाँ पे एक शब्द युग्म दिया है कपट और कपाट। कपट और कपाट का जो मतलब होगा, यहाँ पे चारों में से कौन सा होगा, आपको सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ऐसा ही पेपर आएगा। इसी तरीके से दूसरा भी रहेगा कि जलज और जलधि, दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होगा, चारों में से कौन सा होगा। चार मतलब कि ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे घ तक दिया है, तो आपको मैं यहाँ पे पेपर का सलूशन नहीं बता रहा हूँ बाबू, आपको पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। वायरल पेपर ऐसे ही आएगा, इसको अच्छे से समझिए एक एक टॉपिक को, और इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है, डीके सर क्लासेस पे। अभी बताएंगे, वीडियो पूरा देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है, तीनों में से किसी एक टॉपिक जो आपको याद हो। जैसे अंबर हो गया, अंबर मतलब आकाश होता है, क्या होता है, आकाश। या गगन लिख दीजिए, ग अगन अगगन। इस तरीके से 2 अर्थ लिख लिए ना, तो आपका काम हो गया 2 नंबर का, ठीक है, जो आपको आता हो, लेकिन तीनों मत कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी एक ही पे 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। आगे जो प्रश्न है इसमें, ग निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक, नास्तिक। इस चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लीजिएगा। जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 विकल्प है, आराम से आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है। निम्नलिखित में से घ नंबर पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। यानी कि जो आपका अशुद्ध वाक्य यहाँ पे दिया है 4 ठे रहेगा, 3 यहाँ पे अगला नेक्स्ट पेज में चौथा है। केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। हवा ठंडी बह रही है, ये भी अशुद्ध है। मैं पानी पी लिया हूँ, ये भी अशुद्ध है। मतलब इसको शुद्ध करके और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, ठीक है, आराम समझ के करिएगा। चौथा नंबर, गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, ये भी गलत है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, आराम से ऐसे ही करिएगा। 12 नंबर, क नंबर लिखा रहेगा इसमें, ख नंबर और ग नंबर। 12 के क ख ग, ये तीनों मिलके 6 नंबर का आता है भाई। 2-2 नंबर के क ख ग 2-2 नंबर का रहेगा। जिससे हास रस हो गया अथवा वीर रस, इस दोनों में से किसी एक का परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखेंगे, ठीक है, आराम से। ये 100% फिक्स क्वेश्चन हैं कि यही आएंगे, यही आएंगे। ख नंबर में अनुप्रास अथवा रूपक, ये अलंकार है, अलंकार में से किसी एक अलंकार को लिख के इसका उदाहरण सहित परिभाषा लिख दीजिएगा, लक्षण बता दीजिएगा, ठीक। ये जो छंद देख रहे हैं, चौपाई हो गया और सोठा, इस दोनों में से किसी एक ही के बारे में आपको मात्रा सहित उदाहरण और परिभाषा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपका 6 नंबर का ये 12 नंबर क्वेश्चन समाप्त होगा। अगला प्रश्न रहेगा 13 नंबर। क्या लिखा है इसमें कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये पत्र लिखना है बाबू, मैं अभी जस्ट एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन पर, केवल एक ही वो छोटी सी वीडियो 6 नंबर की, और 6 नंबर तैयारी करा देगा बस पत्र लेखन। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या वीडियो को चैनल खोलिए ना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, उसी वीडियो में देखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एक वीडियो बनाया हूँ, आराम से। ये अथवा में भी रहता है, इसको कर लीजिए या उसको कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का 14 नंबर इस पेपर का रहता है ऐसे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का आता है भाई। रूपरेखा इसका लिखेंगे तो 2 नंबर, और इसका पूरा रूपरेखा हेडिंग पर परिभाषा लिखेंगे तो 7 नंबर। इसी तरीके से 9 नंबर का ये निबंध आता है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिया रहेगा किस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं। वन रहेंगे, हम रहेंगे, इस टॉपिक पे लिख लीजिए, या अगला टॉपिक है जीवन में खेल कूद का महत्व, इस पे लिख सकते हैं, या राष्ट्रीय एकता पे लिख सकते हैं, या आतंकवाद इस पे लिख सकते हैं। एक और टॉपिक रहेगा बाबू, 5 टॉपिक से आता है पेपर में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी कि आपको 9 नंबर केवल निबंध लेखन लिखने पर मिल जाएगा। सबसे पेपर का बड़ा अंक कौन सा है, गद्यांश से। गद्यांश जब करेंगे ना और पद्यांश, तो ये 10-10 नंबर के रहेंगे भाई, तो 10-10 नंबर के 20 नंबर, और तब से दूसरे के नंबर पे आता है बारी निबंध का, 9 नंबर का ये आता है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंदी का ये वायरल पेपर है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम डीके सर क्लासेस सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ टेलीग्राम का, ठीक है बाबू, टेलीग्राम ज्वाइन हो चाहिए सब लोग।
डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम का नाम है। आप लोग जाइए वहाँ पे जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं। आराम से बिल्कुल तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल पे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।